हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ इकोनॉमी सर्वे का आपके सामने एक नया सेशन लेकर। दोस्तों, इस सेशन में अपन इकोनॉमी राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के जो फर्स्ट चैप्टर अर्थात जो राजस्थानी इकोनॉमी सर्वे दे रखा उसके टोटल सारांश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में अपन मुख्य रूप से ये जो टॉपिक दे रखे हैं जैसे कि आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, राजस्थान की रूपरेखा, उद्योग, खाद्यान्न, कृषि, सिंचाई तथा भारत की जो जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर आदि के बारे में मोटा मोटा देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जीडीपी के बारे में। क्या आपको पता है जीडीपी किसे कहते हैं? चलो मैं ही बता देती हूँ। तो दोस्तों, जीडीपी उसे कहते हैं एक राज्य की घरेलू सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? जैसे अपना राजस्थान है, राजस्थान की जो घरेलू सीमा है इसके अंतर्गत जो अंतिम वस्तुएं और जो सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विस है, इनका जो अंतिम मूल्य होता है उसे ही अपन जीडीपी कहते हैं। घरेलू सीमाओं के भीतर, इसका मतलब ये है कि राजस्थान में कोई व्यक्ति जो कुछ भी उत्पादन करता है, जैसे कोई यूपी का, बिहार का कोई आदमी राजस्थान में कुछ काम करता है, वो राजस्थान की जीडीपी में इंक्लूड होगा। वहीं अगर कोई राजस्थान का आदमी है, वो मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया में काम करता है, तो वो वहां की जीडीपी में काउंट होगा, ना कि राजस्थान की जीडीपी में। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्यों के आधार पर, जिसका आधार वर्ष 2011-12, उसके आधार पर अपन स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी को ही अपन सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। अगर स्थिर मूल्यों के आधार पर बात की जाए तो ये 2021-22 में 7.39 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि 2022-23 में 7.99 लाख करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों, इसमें 8.19% की वृद्धि दर्ज की गई। वही जीडीपी की अब अगर प्रचलित मूल्यों के आधार पर बात की जाए तो ये 2021-22 में 12.18 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि 2021-22 में 14.14 लाख करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों, इसमें 16.4% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, वापस से देख लेते हैं। अपनी जीडीपी स्थिर मूल्यों के आधार पर 2022-23 में रही 7.99 लाख करोड़ रुपए, प्रचलित मूल्यों के आधार पर रही 14.14 लाख करोड़ रुपए। इसमें स्थिर मूल्यों पर एक बार वृद्धि हुई अपनी 8.19% की, वही प्रचलित मूल्यों के आधार पर 16.4% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें वृद्धि दर देख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या कुछ वृद्धि दर रही, घटी बटी। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। दोस्तों, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो शुद्ध अनुमानों के लिए सकल मूल्यों के समकों में से स्थायी पूंजी का उपभोग घटाया जाता है। अर्थात जो अपनी जीडीपी होती है, जीडीपी में से कोई वस्तु अपन ने खरीदी, उसको जीडीपी में अपन ने इंक्लूड किया, उसकी गिसावट भी होती है, वो पुरानी भी होती है, उसी गिसावट को और इसी पुरानेपन को जीडीपी में से घटा दिया जाता है, जो वैल्यू निकल के आती है उसे ही अपन शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अगर स्थिर मूल्यों के आधार पर देखें तो ये 2021-22 में 6.43 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 6.95 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, वही प्रचलित मूल्यों के आधार पर यह 21-22 में 10.85 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 12.60 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, स्थिर मूल्यों के आधार पर 6.95 लाख करोड़ रुपए और प्रचलित मूल्यों के आधार पर 12.60 लाख करोड़ रुपए अपना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रहा 2022-23 में। अब अपन देख लेते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो दोस्तों, जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो अपने जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता था, जो अपना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है, उसमें से जो राज्य की मध्यवर्ती कुल जनसंख्या है उसको माइनस कर दिया जाता है, जो भी निकल के आता है वो अपनी पर कैपिटा इनकम होती है। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम अगर स्थिर मूल्यों के आधार पर ज्ञात की जाए तो ये 2021-22 में
80,545 थी, जो कि 2022-23 में 86,134 रुपये हो गई। ठीक है, वही प्रचलित मूल्यों के आधार पर देखें तो यह है 2021-22 में 1,35,962 रुपये थी, जो कि 2022-23 में बढ़कर 1,56,149 रुपये हो गई। ठीक है, 156,149 रुपये हो गई। इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे क्या अपनी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है। मोस्टली इसमें धीरे धीरे ये बढ़ ही रही है, घट तो नहीं रही प्रति व्यक्ति आय। अब देखते हैं अपन सकल राज्य मूल्यवर्धन, जो अपना जो बुनियादी क्षेत्र होते हैं जैसे कृषि, उद्योग, सर्विस आदि में क्या कुछ रहा उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर अपन सबसे पहले चर्चा करें स्थिर मूल्यों के आधार पर अपना बुनियादी मूल्य क्या रहा, तो कृषि क्षेत्र का बुनियादी मूल्य रहा 2021-22 में 29.22%, जो कि 2022-23 में बढ़कर 2022-23 में घटकर 28.50% रह गया। वही उद्योग क्षेत्र में भी कमी दर्ज की गई स्थिर मूल्यों के आधार पर, तो 2021-22 में यह 28.17% था, जो कि घटकर 27.76% हो गया। वहीं अपने स्थिर मूल्यों के आधार पर सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 42.61 से बढ़कर यह 2022-23 में 43.74% हो गई। वहीं अगर अपन सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित मूल्यों के आधार पर क्षेत्रवार योगदान देखें तो कृषि का रहा 2021-22 में 29.39%, जो कि 2022-23 में घटकर हो गया 28.95%। वहीं उद्योग क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह 2021-22 में था 27.45%। इसमें भी कमी दर्ज की गई है, जो घटकर 2022-23 में 27.31% रह गया। वहीं अपन सेवाओं की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो यह 2021-22 में था 43.16%, जो कि 2022-23 में बढ़ा है, यह बढ़कर 43.74% हो गया है। ठीक है, चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर 2011-12 का आंकड़ा दे रखा है, 2022-23 का। 22-23 में कृषि का योगदान रहा प्रचलित मूल्यों के आधार पर 28.95 और इंडस्ट्री का रहा 27.31, वही सर्विस सेक्टर का रहा 43.74%। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की और भारत की जीडीपी में क्या कुछ वृद्धि दर्ज की गई। तो दोस्तों, भारत की प्रचलित मूल्यों के आधार पर जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई 15.4%, वहीं ये स्थिर मूल्यों के आधार पर रही 7%। वहीं राजस्थान के प्रचलित मूल्यों के आधार पर जीडीपी रही 16.04%, वहीं स्थिर मूल्यों के आधार पर रही 8.19%। ठीक है, वहीं अपन प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो भारत की रही प्रचलित मूल्यों के आधार पर 13.7% और स्थिर मूल्यों के आधार पर 5.5%, तथा राजस्थान की प्रचलित मूल्यों के आधार पर 14.85% और स्थिर मूल्यों के आधार पर 6.94% रही। ठीक है, वहीं अपन क्षेत्रवार योगदान देखें तो कृषि में भारत का योगदान है 18.11% का, वहीं राजस्थान का 28.95% का। वहीं उद्योगों में भारत का योगदान है 28.48% का, वहीं राजस्थान का है 27.31% का। और सर्विस सेक्टर में भारत का योगदान है 53.41% तथा राजस्थान का योगदान है सर्विस सेक्टर में 43.74%। ठीक है, नेक्स्ट अपन अन्य सूचकांकों के बारे में देख लेते हैं। तो अपना जो कृषि उत्पादन सूचकांक है, जिसका आधार वर्ष है 2005-06 से 2007-08, जो अपना 2021-22 में रहा 201.40। ठीक है, वहीं अपना औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, जिसका आधार वर्ष है 2011-12, यह 2021-22 में रहा 133.97, जो कि 2022-23 में बढ़कर 134.65 हो गया। ठीक है,
वही अपना थोक मूल्य सूचकांक है जिसका आधार वर्ष है राजस्थान में 1999 से 2000, यह 2021-22 में रहा 371.22, जो बढ़कर 2022-23 में 388.29% रहा, जिसमें बढ़ोतरी रही 4.60% की। ठीक है। वहीं अपन राजस्थान में अगर अधिष्ठापित ऊर्जा अर्थात जो अपनी क्षमता है उसकी बात करें तो यह 2021-22 में 23,452 मेगावाट थी, जो कि 2022-23 में बढ़कर 23,487 मेगावाट हो गई। कितनी हो गई 2022-23 में? 23,487 मेगावाट, 23487 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, अपन थोक मूल्य सूचकांक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक है वो कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करता है, अर्थात मार्केटिंग में जो कीमतें वस्तुओं में जो बदलाव होते हैं उनके बारे में क्या कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है उनके बारे में इसमें बताया जाता है। ये सभी व्यापार और लेन देन की वस्तुओं की जो कीमतों का जो उतार चढ़ाव होता है मार्केट में उसके बारे में बताता है। यह भारत में जो सबसे अधिक यूज किया जाने वाला इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, अर्थात मुद्रास्फीति संकेतक है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 से 2000। वही अखिल भारतीय स्तर पर जो थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात किया जाता है वो आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किस आधार पर? मासिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात किया जाता है। इसे जारी किया जाता है आर्थिक सांख्यिकी की निदेशालय के द्वारा। ठीक है, मासिक आधार पर जो आर्थिक सांख्यिकी की निदेशालय है उसके द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है। दोस्तों, इसमें राजस्थान के अंदर 154 वस्तुएं इंक्लूड है, जिसमें 75 वस्तुएं प्राथमिक वस्तुएं हैं, 69 है वो विनिर्माण उत्पाद है और 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश आदि जो वस्तुएं वो इसमें इंक्लूड है। प्राथमिक वस्तुओं में कृषि और खनिज आ जाता है। इसका भारांश है 33.894। वही विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादों का भारांश है 49.835। वही अन्य जो अपनी शक्ति, ईंधन, प्रकाश वगैरह बच गया उसका है 16.253 टोटल भारांश। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के बारे में अपन जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है उसके बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन चर्चा कर लेते हैं आर्थिक सर्वे के जो सारांश में दे रखा है टॉपिक में उसमें। तो राजस्थान की रूपरेखा के बारे में बात की जाए तो राजस्थान को राजाओं की भूमि कहा जाता है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7 संभागों और 33 जिलों में विभक्त है। ठीक है, कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है जो 7 संभागों के 33 जिलों में फैला हुआ है। हालांकि राजस्थान सरकार ने 33 जिलों से बढ़ाकर अब 50 जिले कर दिए हैं, सुना ही होगा आपने। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.11% है। कितना है? 10.11% देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी तथा गुजरात राज्यों से घिरा हुआ है। इसकी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि लगभग 1070 किलोमीटर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में राजस्थान की जनसंख्या अनुमानित की गई है 8.01 करोड़ जनसंख्या अनुमानित की गई है। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला है? 7वां सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जिला है और जनसंख्या कितनी है? 8.01 करोड़ रुपए। देश में भौगोलिक क्षेत्रफल में इसका योगदान है 10.11% का। ठीक है,
वही भौगोलिक क्षेत्रफल है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है, जो आप इस मैप के आधार पर समझ सकते हैं। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 800 गुणंतर किलोमीटर है। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो यह 826 किलोमीटर है। ठीक है। राजस्थान का दक्षिणी भाग है वो कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर है। वहीं अरब सागर से यह लगभग 400 किलोमीटर दूर है। अरब सागर से कितना है? 400 किलोमीटर, और कच्छ की खाड़ी से इसकी दूरी है 225 किलोमीटर की। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर है वो राजस्थान का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। राजस्थान में मुख्यतः 4 स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में। ठीक है। भौगोलिक रूप से राजस्थान को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली क्षेत्र, पूर्वी मैदान और अपना दक्षिण पूर्वी पठार। पश्चिमी रेगिस्तान है वो बंजरी इलाका है, जहाँ पर पहाड़ी चट्टान, रेतीले मैदान है, मरुस्थल है। वहीं अरावली है जो कि दक्षिण पश्चिम गुजरात से आरंभ होती है और उत्तर पूर्व दिल्ली की तरफ समाप्त हो जाती है। अर्थात जो राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, यहाँ इस मैप में समझ सकते हैं, राजस्थान का ये दक्षिण पश्चिमी भाग है। इधर से गुजरात से ये प्रारंभ होती है और इधर दिल्ली की तरफ जाती है, उत्तर पूर्व की तरफ अरावली जाती है। ये अरावली है अपनी, ऐसे निकलती है। ठीक है। और जो अपना पूर्वी मैदान है जलोढ़ कछारी मिट्टी से समृद्ध है, क्योंकि तथा चौथा भौगोलिक क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है। राज्य के मुख्य संकेतों के बारे में बात की जाए, राजस्थान और अपन भारत की यहाँ पर तुलना करेंगे, दोनों के साथ ही देख लेंगे किसका क्या कुछ संकेत है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या है 2011 के अनुसार 6.85 करोड़। भारत की है 121.09 करोड़ जनसंख्या है। अगर दशकीय वृद्धि दर देखी जाए तो राजस्थान की 21.3% है। ठीक है। वहीं भारत की है 17.7%। तथा जनसंख्या घनत्व राजस्थान का 200 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का है 382 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो राजस्थान में शहरी जनसंख्या है 24.9%। वहीं भारत में 31.2% जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। वहीं राजस्थान में अनुसूचित जाति की बात की जाए तो लगभग 17.8% है कुल जनसंख्या का। वहीं भारत में है यह 16.6%। वहीं कुल अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए तो कुल जनसंख्या में से राजस्थान में है यह 13.5%। वहीं भारत में है 8.6%। वहीं अपन लिंग अनुपात की बात करें तो राजस्थान का लिंग अनुपात है 928 प्रति पुरुषों पर महिलाएं हैं, जबकि भारत में है 943,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। बाल लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, बाल लिंगानुपात है वो 0 से 6 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी प्रति 1000 जनसंख्या में से ज्ञात की जाती है। तो बाल लिंगानुपात है राजस्थान का 888 अर्थात 888 है। वहीं भारत का है 919 बालिकाएं हैं प्रति 1000 बालकों पर। साक्षरता दर की बात की जाए तो यह 2011 के अनुसार राजस्थान की 66.1% है। वहीं भारत की है 72%। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान की है 79.2%। वहीं भारत की है 80.9%। महिला साक्षरता दर राजस्थान में है 52.1, भारत में है 64.6%। अगर कार्य सहभागिता दर की बात की जाए तो 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है 43.6%। भारत की है 39.8%। एक क्वेश्चन है दोस्तों वो
RS प्री लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था राजस्थान और भारत की कार्य सहभागिता दर क्या है। वही अशोधित जन्म दर की बात की जाए तो 2020 के अनुसार राजस्थान की है 23.5 प्रति हजार मध्यम वर्ग की जनसंख्या के आधार पर। वही भारत की है 19.5 प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। वही अशोधित मृत्यु दर है राजस्थान की 5.6%, भारत की है 6%। शिशु मृत्यु दर की बात की जाए 2020 के अनुसार तो राजस्थान में 20 है प्रति हजार जीवित जो जन्म होते हैं उन पर राजस्थान में 32 बच्चों की डेथ हो जाती है। वहीं भारत में ये 28 है। वहीं मातृ मृत्यु दर की बात की जाए 2018-20 के अनुसार तो प्रति लाख जीवित जन्म पर 113 है राजस्थान में और भारत की है 97 91। ठीक है। वही जीवन प्रत्याशा की बात की जाए 2016-20 के अनुसार तो जीवन प्रत्याशा है राजस्थान में 69.4 वर्ष, एक व्यक्ति है औसत रूप से 69.4 वर्ष जीता है। वहीं भारत की जीवन प्रत्याशा है 70 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां और जो सिंचाई हैं उसके बारे में। दोस्तों राजस्थान में कृषि और कृषि से संबंधित मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2022-23 में राज्य की कुल GSVA अर्थात सकल राज्य मूल्यवर्धन 28.95% रहा। कितना रहा? 28.95%। कृषि और जो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं उनका सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों के आधार पर तथा परिचित मूल्यों के आधार पर दोनों में निरंतर रूप से वृद्धि देखी गई है। अगर इनका अपन सकल राज्य मूल्यवर्धन पर योगदान देखें, इसमें स्थिर मूल्यों के आधार पर यह रहा कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान 2011-12 में 1.19 लाख करोड़ रुपए था। कितना था स्थिर मूल्यों के आधार पर? 1.19 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2022-23 में 2.09 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें वृद्धि दर्ज की गई चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई 5.84% की। वहीं अपन कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन परिचित मूल्यों के आधार पर देखिए तो यह रहा 1.19 लाख करोड़ रुपए 2011-12 में, जो कि 2022-23 में बढ़कर 3.79 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें वृद्धि दर्ज की गई 11.11% की। ठीक है। नेक्स्ट राज्य में वर्ष 2022-23 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रहा 253.99 लाख मीट्रिक टन। कितना रहा कुल खाद्यान्नों का उत्पादन? 253.99 लाख मीट्रिक टन, जो 2021-22 में था 231.52 लाख मीट्रिक टन, जिसमें वृद्धि दर्ज की गई 9.71% की। कितनी? 9.71% की वृद्धि दर्ज की गई, अर्थात 9.71% अपना उत्पादन है वो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में ज्यादा रहा। वर्त मध्यम लघु सिंचाई परियोजनाओं में कुल 39.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में 710 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन किया गया है राजस्थान में। दोस्तों नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। दोस्तों यह योजना है वो 27 जिलों में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 137 जो सिंचाई परियोजना है उनका पुनर्वास किया जाएगा, उनका नवीनीकरण किया जाएगा। इस योजना में जो अपना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसके द्वारा ऋण प्रोवाइड करवाई जा रहा है, जिससे 4.70 लाख हेक्टेयर संचित क्षेत्र लाभान्वित होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत बताई जा रही है 2348.87 करोड़ रुपए। कितनी? 2348.87 करोड़ रुपए। ठीक है। वर्ष 2002 से 2003 से लेकर 2006-07 की जो औसत उत्पादकता है उसमें क्या कुछ प्रतिशत वृद्धि चेंज हुआ?
2021-22 तक। उसके बारे में देखा जाए तो दालों में यह वृद्धि बढ़कर होगी अपनी 53.30%। वहीं अनाजों में रही 62.21% की, तिलहन में 36.65% की और कपास में 95.10% की 2006 से 2021-22 के बीच में वृद्धि। जो उत्पादकता वृद्धि है वो है ये 95.10%। अपन चर्चा करते हैं अटल भूजल योजना की। दोस्तों अटल भूजल योजना है वो भूजल के बेहतर प्रबंधन करने के लिए तथा इसके साथ ही जो अपना जो भूजल क्षेत्र है घट रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले बहुत सारी खेती हो रही थी नलकूपों के माध्यम से, आजकल वो कम होती जा रही है क्योंकि भूजल का जो स्तर है वो घटता जा रहा है। उसी के समाधान के लिए अटल भूजल योजना भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लाई गई थी 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, कब लाई गई थी ये? 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक आपस में मिलकर लाए थे। 50-50% का इन दोनों का योगदान है। इस योजना का जो नोडल विभाग है वो भूजल विभाग है। ठीक है, इसमें अन्य भी सहयोगी विभाग हैं जैसे कि कृषि उद्यानिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा वन विभाग आदि इसके सहभागी विभाग है। दोस्तों यह योजना 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है। 2020-21 से 2024-25 तक यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। राजस्थान हेतु 5 वर्षों के लिए इसमें कुल बजट राशि स्वीकृत की गई है 1189.65 करोड़ रुपए की। दोस्तों यह योजना राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में चलाई जा रही है, जिसमें से 1139 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, 17 जिलों की 38 पंचायतों में से 1139 ग्राम पंचायतों में यह योजना संचालित की जाएगी। ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है वो ये योजना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 60:40 के योगदान से चलाई जा रही है। इसका प्रमुख लक्ष्य फसल उत्पादकता को बढ़ाना तथा उसमें पानी की सुविधा प्रोवाइड करवाना ताकि फसल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसमें जो दोस्तों सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी वो ड्रिप और फव्वारा पद्धतियों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि जल का उचित रूप से प्रबंधन किया जा सके, जल की अच्छी व्यवस्था की जा सके। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे उद्योग, खान, खनिज, तेल, गैस आदि के बारे में। राजस्थान में क्या कुछ है? तो उद्योग क्षेत्र में 2022-23 में स्थिर मूल्यों के आधार पर 2011-12 है उसके अनुसार 6.32% की वृद्धि दर्ज की गई। स्थिर मूल्यों के आधार पर उद्योग क्षेत्र में 6.32% की वृद्धि दर्ज की गई राजस्थान के अंतर्गत। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों के आधार पर 27.31% रहा। कितना रहा? 27.31% का योगदान रहा। सभी श्रेणी को उद्योगों को विकसित करने के लिए तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए तथा जो बुनियादी ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके लिए एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने के लिए राजस्थान में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति अर्थात एमएसएमई पॉलिसी 2022 लाई गई थी, जिसका शुभारंभ किया गया था 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, कब लाई गई एमएसएमई पॉलिसी? एमएसएमई पॉलिसी लाई गई 17 सितंबर 2022 को। जो उद्योग है उनको विकसित करने के लिए, रोजगार के जो साधन होते हैं, अवसर होते हैं, उनकी बढ़ोतरी करने के लिए ताकि युवाओं को रोजगार दिया जा सके। और जो एमएसएमई सेक्टर होता है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बिल्ड करने के लिए यह पॉलिसी लाई गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जो उद्यम पंजीकृत पोर्टल है उस पर 3,11,495 एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकृत किया गया। कितनी? 3,11,495। ठीक है, जो अपना उद्यम पंजीकरण पोर्टल है उस पर पंजीकृत की गई है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं राजस्थान हस्तशिल्प पॉलिसी 2022 के बारे में। दोस्तों यह पॉलिसी लाई गई थी 17 सितंबर 2022 को। इसके प्रमुख कार्य के बारे में देखा जाए तो यह राज्य के हस्तशिल्पी होते हैं और जो बुनकर हैं उनको उन्नत तकनीक प्रोवाइड करवाई जाएगी
ताकि वे अपनी वित्तीय जो स्थिति है उसको सुधार सके, तथा अब उनकी जो हस्तशिल्प जो उत्पाद होते हैं उनकी अच्छी मार्केटिंग करने के लिए इस पॉलिसी के माध्यम से बुनकरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तथा शिल्प गांव में जो बुनकर हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से विकसित कर सके, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उच्च क्वालिटी का बिल्ड किया जाएगा था, तो उससे विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत जो विलुप्त होती अपनी पारंपरिक हस्तकलाएं हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वह प्रतिवर्ष हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन करेंगे। साथ ही इन पारंपरिक उत्पादों को फिर से समाज में लाने के लिए राज्य स्तरीय स्तर पर पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा, अर्थात इन हस्तशिल्पियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। दोस्तों इसे लाया गया था 11 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, ये योजना 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए है। इसके तहत 15 लाख रुपए तक का अगर कोई वाणिज्यिक वाहन खरीदता है उसे ऑन रोड कीमत पर 10% अर्थात 60,000 रुपए इनमें से जो भी कम होगा उसके आधार पर अनुदान राशि प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, कब लाई गई थी? 11 अक्टूबर 2022 को लाई गई थी 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए। जो व्यक्ति वाणिज्यिक वाहन खरीदेगा 15 लाख रुपए तक का, उसमें 60% पैसा अर्थात 60,000 रुपए तक सहायता प्रोवाइड की करवाई जाएगी, वो सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। दोस्तों यह योजना आई थी 8 सितंबर 2022 को। इस योजना के अंतर्गत शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ग के जो आवेदक उद्यमी हैं उनको ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों यह ब्याज अनुदान है वो 25 लाख रुपए से कम ऋण लेने पर 9% और 25 से 5 करोड़ के बीच में जो ऋण लेता है उन पर 7% तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जो कोई भी उद्यमी ST और SC कास्ट का लेता है, ऋण लेता है, उस पर 6% का ब्याज अनुदान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना की लागत का 25% अर्थात 25 लाख रुपए जो भी इनमें से कम होगा उसका मार्जिन मनी सरकार के द्वारा अनुदान राशि के रूप में दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रिको के बारे में। दोस्तों तो रिको की स्थापना है वो 1980 में की गई थी। ये औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति देने वाली एक शीर्ष संस्था है राजस्थान के अंतर्गत। इसका प्रमुख उद्देश्य है लघु मध्यम और जो वर्ग श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां हैं उनको रियायतें प्रोवाइड कराना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा आधुनिक तकनीकी उन्हें देना ताकि वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें। साथ ही उनकी जो मैनेजमेंट प्रबंधकीय सहायता प्रोवाइड कराना तथा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये इन लघु मध्यम और वर्ग श्रेणी की जो औद्योगिक इकाइयां उन्हें ऋण प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, उन्हें ब्याज देती है, ऋण प्रोवाइड करवाती है। अब अपन देख लेते हैं निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन। दोस्तों ये जो निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन है राजस्थान सरकार द्वारा 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में आयोजित करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? ताकि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, बाहरी कंपनियां राजस्थान में आकर इन्वेस्टमेंट करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 10.44 लाख करोड़ रुपए के 4,192 MOU हस्ताक्षर किए गए। इस सम्मेलन के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 का शुभारंभ किया गया था ताकि राज्य का तीव्र स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास किया जा सके। साथ ही वर्तमान रिप्स 2019 है उसका उन्नत रूप से विकास किया जा सके। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में खनिजों के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान में 81 प्रकार के विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार हैं। कितने? 81 खनिज भंडार है राजस्थान में, जिनमें से 58 खनिजों का राजस्थान में खनन किया जाता है। राजस्थान में प्रधान खनिज है उनका 169 खनन पट्टे हैं तथा अप्रधान खनिजों के 15,759 खनन पट्टे हैं तथा राजस्थान में 17,462
खदानों को लाइसेंस दिया गया है। दोस्तों राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र है वो 4 पेट्रोली फेरल बेसिन के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र आता है 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, जिसमें लगभग अपने राजस्थान के 14 जिले शामिल है। दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक राजस्थान कंपटीशन एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान में तेल बेसिन है वो कितने जिलों में फैला हुआ है। वो लगभग राजस्थान के 14 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा 30 नवंबर 2022 को बाड़मेर बेसिन से तेल और गैस की खोज के लिए एक नया ब्लॉक गेल इंडिया लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा जैसलमेर तेल बेसिन से तेल और गैस के उत्पादन के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड को 8 सितंबर 2022 को MOP एंड NG द्वारा DSF तरतीब के तहत किया गया है तथा PML की मंजूरी दी गई है। दोस्तों राजस्थान में मुख्य रूप से 17 धात्विक खनिजों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 17 धात्विक खनिजों में राजस्थान सीसा और जस्ते के उत्पादन में देश में एकमात्र उत्पादक है। वही चांदी के उत्पादन में अधात्विक खनिज चांदी, उसके उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी स्थान रखता है। वही राजस्थान में 39 अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक है सेलेनाइट वोलस्टोनाइट का। ठीक है, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट अधात्विक खनिज है जो राजस्थान में ही उत्पादित होते हैं तथा अधात्विक खनिजों में राजस्थान का अग्रणी उत्पादन रहा है सीमेंट ग्रेड का तथा स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का। ठीक है, वही 3 खनिज है वो राजस्थान में ईंधन खनिज है जो कि उत्पादित किए जाते हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भाई 22 गौण खनिज राजस्थान में उत्पादित किए जाते हैं, जिसमें राजस्थान अग्रणी उत्पादन रखता है मार्बल में, ग्रेनाइट में और सैंडस्टोन में। अब बात करते हैं राजस्थान में निर्यात क्षेत्र के बारे में। दोस्तों नीति आयोग द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक। अगर निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के बारे में बात की जाए तो राजस्थान में कुल निर्यात तैयारी स्कोर है देश के अंतर्गत 47.13 जो कि 11वीं रैंक हासिल करता है। वहीं 6वीं रैंक के साथ राजस्थान निर्यात प्रदर्शन स्तर में स्कोर दर्ज कराता है 40.23 का। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में मुख्य रूप से 5 वस्तुओं का निर्यात किया जाता है: इंजीनियरिंग वस्तु, रसायन, धातु, हस्तशिल्प और कपड़ा, जिनका राज्य में होने वाले निर्यात में 60% से भी अधिक योगदान है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का कुल निर्यात 71,999.72 करोड़ रुपए रहा। कितना? 71,999.72 करोड़ रुपए। राजस्थान के द्वारा निर्यात की जाने वाले 5 शीर्ष वस्तुएं कौन कौन सी हैं? रसायन, धातु, हस्तशिल्प, कपड़ा और इंजीनियरिंग गुड्स। राजस्थान का निर्यात क्षेत्र देखा जाए तो राजस्थान हस्तशिल्प में निर्यात में योगदान देता है 10.88% का, धातु निर्यात में योगदान है 11.44% का, कपड़े का है 12.85% का, अभियांत्रिकी का 16.62%, रसायन का है 9.72%, रत्न और आभूषण का राजस्थान निर्यात करता है 9.46%, कृषि का 7.19% और जो आयामी पत्थर होते हैं उनका 6.22% तथा बच गया अन्य जो है उनका निर्यात कर देता है राजस्थान 15.62% के साथ। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा राजस्थान निर्यात करता है अभियांत्रिकी का, करता है 16.62% का, फिर कपड़ा आ जाता है, फिर धातु, फिर हस्तशिल्प। ठीक है, और सबसे कम करता है आयामी पत्थरों का 6.22% के साथ। बात करें एक जिला एक उत्पाद योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। दोस्तों इसका उद्देश्य है 33 जिलों में से प्रत्येक से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना तथा प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, उसे विकसित करना। इसमें जयपुर की ब्लू पोट्री तथा रत्न आभूषण, अजमेर का ग्रेनाइट मार्बल, कोटा का कढ़ाई कपड़ा, कोटा डोरिया साड़ी, अलवर का ऑटोमोबाइल पार्ट्स आदि
कुछ जिलों के लक्षित उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत। ठीक है, तो दोस्तों ये लेक्चर इतना ही था। अपन नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमी सर्वे का सारांश बच गया वो अपन पूरा कवर कर लेंगे। तो थैंक यू।